नमस्कार। आज की तारीख है 14 जुलाई 2021। आज का जो टर्म है भूगोल का, धाराओं को हम डिस्कस करने वाले हैं। महासागरीय धाराओं की बात हम करेंगे। 20 क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे और कई क्वेश्चन जिसमें कंफ्यूजन है वो आप लोग हमको भेजते हैं, बड़ा बढ़िया लग रहा है। ये मतलब होता है पढ़ने का। अब एक डाउट सेशन भी हम कर लेंगे और सारे क्वेश्चन एक दिन ले लेंगे। जिनके जो भी कंफ्यूजन हो, महीने भर में कम से कम 2-3 डाउट सेशन हमारे होने चाहिए। 10, 5, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटे भर का जो भी होगा उसको हम कर लेंगे। सबके लिए वो फायदेमंद होगा। सारे क्वेश्चन ऐसे आप लोग इकट्ठा कर लीजिए, ग्रुप में उनको शेयर कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, जो भी डाउट होगा और हम उसको कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, आपको बताना है। जलधाराओं पे किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को हम यहाँ पर हर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप लिस्ट पढ़ लेंगे। जलधारा में कोई बहुत कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िएगा जिससे आपका सब तैयार हो जाए। कौन सी गर्म जलधारा नहीं है, यानी कि इनमें से ठंडी कौन सी है। तो इसमें जो क्यूराइल धारा दी हुई है, क्यूराइल को एक नाम से और जाना जाता है, आयोसीओ के नाम से। क्यूराइल या आयोसीओ ये देगा अगर, तो ये ठंडी होती है, क्यूरोसीओ गर्म होती है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल। आपको मिल जाएगा। आईएएस प्रेप एकेडमी पर नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। पीसीएस की टेस्ट सीरीज पहले से महासंग्राम चल रहा है। ऐसा मेरा मानना है, बाकी आप करें या ना करें ये आप पे डिपेंड करता है। ये हमारी टीम की तरफ से आपके लिए मैसेज है। एक नया प्रोग्राम आप लोगों के लिए लॉन्च होने वाला है, कम समय में अच्छी पढ़ाई करने का। मेंस का प्रोग्राम भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मेंस का प्रोग्राम ना ही अभी तक नहीं लॉन्च किए, उसके पीछे केवल एक रीजन है। कुछ लोगों का टीजीटी पीजीटी ये सब एग्जाम है, तो वो लोग बार बार हमसे उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अभी सर मत कीजिए, इसलिए मैंने पेंडिंग किया है, और कोई बात नहीं है ना। और कोई ये बस समझिएगा कि मैंने बोला फिर लॉन्च नहीं किया, तो वो सब लॉन्च होगा। आंसर राइटिंग का प्रोग्राम और सारा। बाकी टेस्ट सीरीज जो है आप प्रैक्टिस जरूर करते रहिए, कहीं से भी करिए। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है। तीसरा ये प्रश्न है, ब्राजील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक सागर और अगुलहास हिंद महासागर, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे जो हम्बोल्ट धारा दी है उत्तरी प्रशांत महासागर, ये गलत दी हुई है, क्योंकि हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं है। हम्बोल्ट धारा कहाँ पर है? हम्बोल्ट धारा जो प्रवाहित होती है वो कहाँ पर प्रवाहित होती है, इसका उत्तर आप लोग इसी समय दीजिए, है ना। हम्बोल्ट धारा का लोकेशन आप लोगों को बताना है। थोड़ा सा डिस्कशन किया कीजिए उत्तर बताने के साथ साथ, मैं नहीं बताऊंगा। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग थोड़ा सा एफर्ट करें। मैप में इन सारी चीजों को, सारी धाराओं को देख लीजिएगा, लोकेशंस देख लीजिएगा। कौन सी शीत धारा है इनमें से? शीत कहिए चाहे कोल्ड कहिए चाहे उसको ठंडी कहिए, सब एक ही बात है ना। तो शीत धारा इनमें से कौन सी है? तो इनमें से जो पेरुवियन है हम, और क्यूरोसियो, गल्फ स्ट्रीम, ब्राजील, तो इसमें गल्फ स्ट्रीम, ब्राजीलियन, क्यूरोसियो ये सब ठंडी धारा है। और यहाँ पे जो पेरुवियन, पेरू करंट या हैम्बोल्ट करंट, एक ही नाम, ये दोनों जो धाराएं हैं वो एक ही धारा है, इनके दो नाम होते हैं। तो ए ऑप्शन ये शीत धारा होती है ना। और दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर में चलती है। इस पे सबसे ज्यादा अभी तक प्रश्न बने हैं। जो पेरू की धारा है उस पर सबसे ज्यादा प्रश्न बने हैं। पेरुवियन धारा का संबंध दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर से है। अगला जो प्रश्न है, कौन सी महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है? अब ये जो भिन्नता पूछी जाती है दो आधार पे, एक तो इनकी लोकेशन अवस्थिति के आधार पे, और दूसरा ये जो डिफरेंट पूछा जाता है कि कौन सी ठंडी है कौन सी गर्म है। तो बेंगुला, ब्राजीलियन, दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा और पेरुवियन। तो यहाँ पर पेरुवियन धारा को छोड़कर सारी जो धाराएं हैं वो दक्षिण अटलांटिक महासागर से रिलेटेड है। समझ में बात आ गई। और जो पेरुवियन धारा है इसके बारे में आपने ये पढ़ा ही, तुरंत याद होगा, दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर से रिलेटेड है। तो पेरुवियन धारा इस लिहाज से
अलग है। यहाँ पे लोकेशन के आधार पे पूछ लिया गया था। ऐसे प्रैक्टिस किया कीजिए, आपके दिमाग को ओपन करना, उसको खोल देना हर तरीके के प्रश्नों के लिए दिल्ली 30 का यही मकसद है। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण में धाराएं जब बहती हैं तो अटलांटिक महासागर में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वृत्त बनता है और यहाँ पर एक वृत्त बनता है। तो ये जो वृत्तों का निर्माण होता है इसमें आप देखेंगे तो वेंगुला, ब्राजील और पश्चिमी पवन प्रवाह ये सब जो है एक वृत्त के निर्माण में योगदान देते हैं। ठीक है, मतलब कई जगह ये वृत्त ऐसे निर्मित होंगे। तो एक जो पैटर्न पाया जाता है, ये जैसे कनारी धारा है, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर की धाराओं में इसका कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ये उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में ये पाई जाएगी। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। किस किस तरीके से ये प्रश्न, कुछ प्रश्न मैंने यूपीएससी और उसके भी यहाँ पे जानबूझ के लिए हैं कि हर तरीके के प्रश्न यहाँ पर हो जाए। नए प्रश्न भी सेट किए गए हैं, आगे अभी आपको मिलेंगे। बेसिक नॉलेज तो अभी आगे उस पर। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है? देखिए बार बार वैसे ही शीतल, गर्म, ठंडी ऐसे करके बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसमें शीतल कनारी कैसी है? लेकिन यहां ध्यान दीजिए दक्षिण अटलांटिक महासागर की नहीं है, ये उत्तर की है। शीतल है लेकिन शीतल भी होनी चाहिए, और शर्त देखिए दक्षिण अटलांटिक महासागर की भी। जो हड़बड़ी में मारेगा इस क्वेश्चन को, टिक करेगा तो गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। साउथ अटलांटिक की होनी चाहिए और कोल्डेस्ट होनी चाहिए। तो कनारी नॉर्थ में है। बेंगुला जो है ये ठंडी धारा है और दक्षिण में है, साउथ में है। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगुल्हास और जो ब्राजील है, ब्राजीलियन जो करंट है, तो इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए कि अगुल्हास धारा कहाँ पे बहती है। अगुल्हास धारा क्या अटलांटिक महासागर में है? ब्राजीलियन करंट क्या उसमें है? कहाँ पे बहती है? इसको जरा बताइएगा ग्रुप में, और यहाँ पे भी जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं बताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कौन सी कोल्ड ओशन करंट नहीं है? कनारी, हम्बोल्ट, आयोसीओ, अगुल्हास। तो क्यूरोसीओ जो है वो गर्म होती है, आयोसीओ ठंडी होती है, तो ये तो ठंडी है। अगुल्हास जो है, अगुल्हास क्या है? हम्बोल्ट ठंडी है, कनारी ठंडी है। कनारी में कभी कभी कुछ किताबों में लिखा रहता है ये गर्म और ठंडी दोनों होती है। दोनों कैसे हो जाएगी, है ना? वो प्रकृति बदलेगी उसकी तो नाम भी बदल जाता है, तो दोनों नहीं होगी, ये ठंडी ही होती है। तो अगुल्हास जो है, अगुल्हास इनमें से गर्म जल धारा है। शीत नहीं पूछ रहा है, यानी कि गर्म पूछ रहा है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, अगुल्हास धारा चलती है कहां पर चलती है? ये वैसी धाराएं हैं जिन पे खूब प्रश्न बनते हैं। बाकी आप लिस्ट पढ़ेंगे लेकिन इन पर खूब प्रश्न बनते हैं। तो अगुल्हास धारा हिंद महासागर में आपको मिल जाएगी। हिंद महासागर में इसका आपको प्रभाव मिलेगा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। लोकेशन पे ये प्रश्न पूछ लिया गया है, उसकी प्रकृति पे नहीं, लोकेशन पे। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक कारक उत्तरदायी है? जो सागरीय धाराएं होती हैं वो हिंद महासागर में उनका जो दिशा है, उनका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है। तो कौन सा कारक उसके लिए उत्तरदायी है? तो हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है, और मानसूनी प्रवाह के कारण ऐसा हो पाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानसूनी प्रवाह के कारण तो कैसे दक्षिण पश्चिम से कैसे चलेंगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलेंगी, और उसके बाद में किधर से चलेंगी? उसके बाद में कैसे चलेंगी? देखिए कॉन्सेप्ट आपका नहीं क्लियर है, तो आप बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि आप क्वेश्चन कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उत्तरी हिंद महासागर में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम मानसून पवनें पाई जाती है ना, तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर और उत्तर पूर्व से फिर दक्षिण पश्चिम की ओर बदलता रहता है ये प्रवाह, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, ये देखिए कितना बड़ा प्रश्न है ये, लेकिन घबराना नहीं है। कथन है वो भी फ्लो करेंगी, उसमें उसी तरीके से परिवर्तन हो जाएगा। ये भी सही है ना। जैसे मान लीजिए कि ये करंट यहाँ पे बह रही थी और यहाँ पे फिर कोई तट आ गया, तो तट पे क्या हुआ? तट पर ये हुआ कि वहां से वो मुड़ गई। तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही उत्तर डी हो जाएगा। सारे के सारे यहाँ पर स्टेटमेंट जो दिए हैं वो सही दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेनेल धारा उष्ण जल धारा है। अब ऐसे प्रश्न अभी तक कम पूछे गए हैं, लेकिन ये भी पूछेंगे। उष्ण जलधारा है कि मतलब शीत है, आपको बताना है। तो अगर ये आप जानते हैं उष्ण है या शीत है तो आप ये प्रश्न कर पाएंगे। उष्ण नहीं है, ये शीत जलधारा है, शीत जलधारा है। अंध महासागर में यानी कि अटलांटिक महासागर में मिलेगी। और इरवंगर उष्ण जलधारा है, इरवंगर भी अटलांटिक में ही मिलेगी और ये उष्ण है। तो दूसरा यहाँ पर सही है, पहला गलत है। दिखने में कितना सरल प्रश्न लग रहा था, छोटा सा, लेकिन ये कठिन था प्रश्न थोड़ा सा। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण विषुवतरेखीय जलधारा क्या है? विषुवत रेखा के पास पाई जाएगी तो गर्म ही पाई जाएगी, क्योंकि वहां का जो क्षेत्र है वो गर्म ही होता है। अब अस्थाई है कि अस्थाई है? तो अस्थाई नहीं, ये अस्थाई होती है ना। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये है गर्म तो है, गर्म के साथ यहाँ पर अस्थाई दिया होता तो सही होता। ऐसा मत सोचिएगा कि जहां पे भी सी विकल्प में ए भी दिया है तो सही ही होगा। तो गर्म और अस्थाई होती है, निरंतर उसका प्रवाह होता है ना। ऐसा थोड़ी ना कि मानसूनी है। ग्रांड बैंक और जॉर्जेस बैंक का निर्माण किन धाराओं के मिलने से होता है? ये मत्स्य वाले क्षेत्र हैं, न्यूफाउंडलैंड के पास ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जब ठंडी लैब्राडोर धारा किससे मिलती है? गर्म गल्फ स्ट्रीम से मिलती है। तो ठंडी गर्म से वहां पर क्या होता है? वहां पर प्लैंकटन, कोहरे उत्पन्न होते हैं, प्लैंकटन वहां पे उत्पन्न हो जाता है। प्लैंकटन मछलियों का भोजन होता है, तो भोजन होने के कारण वहां पे मछलियां पाई जाती हैं। तो ये मत्स्य उत्पादन के केंद्र है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह क्या करता है? पूर्वी यूरोपीय भागों में वर्षा करता है, या पश्चिमी यूरोपीय भागों में, या पूरे यूरोप में, या अमेरिका में? तो उत्तरी अटलांटिक जो ड्रिफ्ट होता है, ये प्रवाह होता है, इसको ड्रिफ्ट भी बोलते हैं, करंट भी बोलते हैं। तो ये ड्रिफ्ट इसके लिए ज्यादा सही शब्द रहेगा, इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे ध्यान दें। तो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो होगा, प्रवाह होगा, करंट होगा, जो भी आप कहें, तो ये पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का कारक बनता है। ठीक है, तो ये पश्चिमी यूरोपीय भागों में वर्षा का ये कारक बनता है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी तो व्याख्या है वैसे ही है। असुमेलित युग्म की पहचान कीजिए। नॉर्वे की धारा यहाँ पे दी है गर्म धारा, सही है। लैब्राडोर ठंडी, ये भी सही है। फाकलैंड ठंडी। एंटिलीज की धारा, एंटिलीज की जो धारा है ये हॉट होती है, हॉट। ठीक है, तो हॉट है ये, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि असुमेलित है यहाँ पे, ये कोल्ड नहीं है। ठीक है, तो सी और एच से ऐसे बना लीजिए अपना फार्मूला, याद कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, सुसीमा धारा की प्रकृति है गर्म ठंडी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? कभी भी धारा में एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ये मत मारिएगा, टिक मत कीजिएगा कि ये बहुत हॉट एंड कोल्ड हो जाएगी, ऐसा नहीं। इसका जो नेचर है सुषमा का, तो ये टुसीमा लिखा जाता है और सुषमा इसको पढ़ा जाता है। जापान के पास मिलेगी, उत्तरी प्रशांत महासागर की एक गर्म जलधारा होगी। ठीक है ना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। आप छांट लीजिए कौन सी गर्म है। तो अंटार्कटिका से आएगी तो वो तो गर्म होगी नहीं, ये तो ठंडी ही होगी। एल नीनो, पेरुवियन, ये ठंडी है ही है। पेरुवियन भी वहां पे बिल्कुल पास में ही पाई जाएगी, ध्रुव के तरफ से ही आएगी, दक्षिणी ध्रुव। और ये क्यूराइल जो है, क्यूराइल क्या है? क्यूराइल आईओसीओ है, तो आईओसीओ क्या है? ठंडी जलधारा है, तो ये सही है। एल नीनो जो होती है इसमें गर्म जलधारा होती है। एल नीनो जो है ऐसी जलधारा होती है जिसके आने से 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। पेरू के तट के पास जल ठंडा होता है और उसमें पोषक तत्वों से वो समृद्ध होता है, लेकिन जब ये आती है तो क्या होता है? टेम्परेचर वहां पे बढ़ा देती है। बात समझ में ना? तो ये टेम्परेचर को बढ़ा देती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजें हैं जहां से मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जहां पर भी कुछ टेक्निकल होगा वहां से प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर ये ध्यान रखिएगा। एल नीनो पे और भी हम चर्चा करेंगे। एल नीनो पे चर्चा कैसे करेंगे? जब हम भारत के किसी दिन मानसून के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, धाराओं के महत्व के संबंध में ये बात की जा रही है कि धाराओं का महत्व क्या है। उष्मा संतुलन, एक प्रश्न भी और आया था, तो उष्मा संतुलन स्थापित करती हैं, प्लोकों को भी साथ ले जाती हैं। गर्म जलधाराएं बंदरगाहों को जाम कर देती हैं। जो ठंडे क्षेत्रों में बंदरगाह हैं तो वहां पर उनको जाम नहीं करती हैं, है ना। जाम क्यों करेंगी? जो ठंडे हैं उनमें अगर हार्ट पहुंचेगी तो क्या करेगी? उसको पिघला देगी और वो खुल जाएंगे, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहला और दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला दूसरा, बाकी नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर
तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? है ना, बताइए, सोच के बताइए। बताइए। तो इसको क्या कहते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो ये क्या है? करंट की ही तो परिभाषा दी हुई है। गल्फ स्ट्रीम क्यों कहेंगे? यहां से इसको हटाइए। प्रवाह और धारा दो चीजें, तो यहाँ पे करंट हो जाएगा, है ना। उसको क्या कहेंगे? धारा कहेंगे। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, धाराओं की उत्पत्ति एवं उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारकों। एक क्वेश्चन आज ज्यादा मैंने रख दिया, मुझे अच्छा लग रहा था। करंट का एक क्वेश्चन कम है, करंट का तो हम डिस्कस कर लेंगे, कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। धाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण करता है, महासागरीय जल की लवणता करती है, सूर्यताप या सूर्यताप करता है, सबसे ये प्रभावित होते हैं। जैसे कुछ, जैसे पृथ्वी का परिभ्रमण है, गुरुत्वाकर्षण है, ये दोनों करते हैं। महासागरीय कारकों पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। महासागरीय कारकों पर अगर हम बात करें तो महासागरीय कारकों में तापक्रम, लवणता, घनत्व, बर्फ का पिघलना, ये सब। और बाह्य सागरीय कारक देखें तो वायुमंडलीय दाब, पवन वृष्टि, वाष्पीकरण, सूर्यातप, ये सब काम करते हैं। धाराओं में परिवर्तन देखें तो तट का आकार कैसा है, दिशा कैसी है, इससे निर्धारित हो जाती है। नितल की स्थलाकृति कैसी है, इससे भी धाराओं पर प्रभाव पड़ता है। चलिए करंट अफेयर के 9 प्रश्नों को आज हम देखते हैं। राइट टू रिपेयर अर्थात मरम्मत करने का अधिकार उपभोक्ताओं को अपने इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उत्पादों की मरम्मत हेतु सक्षम बनाता है। बिल्कुल सही है, मेंस में यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। साइंस टेक में बहुत कम उम्मीद है, बहुत बढ़िया तो नहीं है। और 1950 के दशक में कंप्यूटर युग की शुरुआत से इसकी शुरुआत जुड़ी है। होता क्या है, कई बार जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज आपको पार्ट्स नहीं देती, जानकारी नहीं देती, बनाना उसको बड़ा आसान होता है और उसके लिए लंबे लंबे चार्जेस लेती हैं, या आपको डिवाइस चेंज करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा होता है तो आपके पैसे खर्च होते हैं। तो उपभोक्ताओं को अगर ये अधिकार मिल जाए, उनको जानकारी मिल जाए, तो ये काफ़ी आसान हो जाए। तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, वर्ष 1983 की विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर जिनका हाल में निधन हुआ है, तो ये यशपाल शर्मा है। 1983 में जो विश्व कप जीता था टीम ने, तो उसमें ये मेंबर थे, इन्होंने भी खेला था। और अभी 66 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इन्होंने पाकिस्तान के विरुद्ध खेलते हुए अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर की शुरुआत की थी। ये मत भूलिएगा, ये प्रश्न बन सकता है यशपाल शर्मा पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रांस हर साल 14 जुलाई को बास्टील दिवस मनाता है, 14 जुलाई को। और बास्टील दिवस फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस है। इसे फ्रांस में ला फेट नेशनल कहा जाता है। तो फ्रांस का ये राष्ट्रीय त्यौहार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपको जर्मनी से कंफ्यूज करके पूछा जा सकता है, यहाँ पे मैंने सही दिया है कि आपको याद हो जाए। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये बास्टील दिवस करके एक बार प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो यूपीआई है भारत का, तो किस देश ने इसके मानकों को अपनाया है और ऐसा करने वाला वो पहला देश बना है? तो यूपीआई के मानकों को अपनाने वाला, बिल्कुल मान लेने वाला भारत का जो यूपीआई का है मानक है, तो वो भूटान है ना। भूटान अपने क्यूआर कोड के लिए भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस मानकों को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। यानी कि यहाँ का जो क्यूआर कोड है, यहाँ की जो प्रणाली है, वो वहाँ पे स्कैन हो जाएगी, वहाँ पेमेंट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। और सिंगापुर के बाद भूटान व्यापारिक स्थानों पर भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला दूसरा देश बन गया है। भीम यूपीआई तो स्वीकार होगी ही, इसने मतलब उसके मानकों को स्वीकार कर लिया। वैसे सिंगापुर में भी होता है। तो सिंगापुर और भूटान ये दो देश हैं जहां पर भीम यूपीआई को स्वीकार किया जाता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। सिंगापुर का भी ध्यान आप रखिएगा कि वहां पे पेमेंट हो जाता है। और ये जो राष्ट्रीय भुगतान निगम है एनपीसीआई, ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड इसको कहा जाता है। और इसने भूटान में भीम यूपीआई क्यूआर आधारित भुगतानों को लागू करने के लिए वहां का है रॉयल मॉनेटरी अथॉरिटी, उसके साथ साझेदारी की है। और भूटान रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने वाला और भीम यूपीआई को स्वीकार करने वाला एकमात्र देश इस कारण से बन गया है जो समझौता हुआ है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगते, लेकिन कुछ एक लगते हैं। तो ये कई बार प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं आपसे। तो ये जो अरुण विद्युत परियोजना है, जल विद्युत परियोजना, ये नेपाल के साथ में है। किसके? नेपाल के साथ में। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेपाल ने, पूर्वी नेपाल में ये स्थित है, 679 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के सतलुज जल विद्युत निगम के साथ समझौता किया है, ये भी ध्यान रखिएगा।
और ये नेपाल का दूसरा बड़ा वेंचर होगा, भारत द्वारा शुरू किया गया, और ये सबसे बड़ी विदेशी निवेश परियोजना भी नेपाल में होगी। ठीक है, और बस इतना ही इसके बारे में ध्यान रखिएगा, बाकी आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया का पहला वाणिज्यिक लघु मॉड्यूलर रिएक्टर लिंगलोंग 1, नाम से ही आपको पता चल गया होगा, इसका निर्माण कर रहा है, लेकिन ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, तो ये चाइना कर रहा है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, चाइना कर रहा है। और ये बात है 2016 की, जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा अनुमोदित होने वाला पहला ये रिएक्टर था, छोटा मॉड्यूल रिएक्टर के तौर पर, है ना। और अभी जो ये रिएक्टर है, इसकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, 1 अरब किलोवाट घंटे तक इसकी क्षमता पहुंचा सकता है चीन, और 5 लाख से अधिक घरों को इससे बिजली मिलने की उम्मीद है। तो ये लिंगलोंग 1 का निर्माण उसने शुरू कर दिया है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मवेशियों की रक्षा के लिए, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, कानून का प्रस्ताव लाने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा है। तो मवेशियों की रक्षा के लिए जो ये कानून लाने वाला पहला राज्य है, ये कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये ऐसा किया है किसने, असम ने किया है। किसने किया है, असम ने। असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, तो उन्होंने असम मवेशी संरक्षण विधेयक अभी पास किया है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। और इस विधेयक के अंतर्गत उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि मवेशियों का अगर वध किया जाएगा या उनके साथ कोई मतलब जैसे उनका तस्करी कर दी जाती है, तो इन सब पर कार्रवाई की जाएगी, उसकी रक्षा करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम ध्यान रखना। भारत में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय यानी कि नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, ये कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है। तो ये भोपाल में नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अहमदाबाद में है। कहाँ पर है, अहमदाबाद में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीएस में आपसे पूछा जा सकता है, चर्चा में इसलिए आया है। अभी यहाँ पर अमित शाह जी ने क्या किया है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय में नारकोटिक्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों के अनुसंधान और विश्लेषण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है ना। इसको गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जो ये फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय है अहमदाबाद में। और अंतिम प्रश्न है, कच्छी नववर्ष यानी कि कच्छ का नववर्ष हर साल आषाढ़ महीने के दूसरे दिन मनाया जाता है। आषाढ़ महीना जब लगता है तो उसके दूसरे दिन ये मनाया जाता है। पहला ऑप्शन ये है, मतलब पहला स्टेटमेंट है। और दूसरा है कि यह त्यौहार गुजरात के कच्छ क्षेत्र में फसल तैयार होने का प्रतीक है। पहला सही है, दूसरा बताइए सही है कि नहीं, उत्तर दीजिए। ये वास्तव में वहाँ का एक पारंपरिक उत्सव है, और ये जो मनाया जाता है कच्छी नववर्ष, ये बारिश की शुरुआत का प्रतीक होता है, यानी कि रैनी सीजन आता है तो उसके लिए, ना कि हार्वेस्टिंग के लिए। तो दूसरा गलत है, पहला सही है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। जो देखने में बहुत सरल लगता है वही क्वेश्चन करने में टफ होता है, इसीलिए प्रैक्टिस की जरूरत होती है। टेस्ट कोई भी प्रैक्टिस इसीलिए होते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में करना है उसको यहाँ कर डालें मजे से, और अच्छे से आप एग्जामिनेशन हॉल में करें। थैंक यू वेरी मच। आप थोड़ा सा जिन लोगों को ये टेस्ट सीरीज चाहिए वहां तक भी ये बातें पहुंचाइए। मंडे से या उसके पहले आपके लिए आईएएस प्रेप और इस चैनल पे कुछ नई चीजें हम स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।